हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे बजट संबंधित चीज़ों को। झारखंड का बजट, ये है हमारा आज का टॉपिक। तो बजट पढ़ने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि बजट की थोड़ी पृष्ठभूमि समझ लें, है ना। बजट होता एक्चुअली क्या है, आपके पास भी एक बजट होता है। बजट का मतलब होता है, बजट जो शब्द है ना वो बुजट से बना है। जैसे बजट को हम क्या बोलते हैं, लोक वित्त भी बोलते हैं या वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहते हैं। तो जो बजट शब्द है वो बूजट से बना है, BOUGET, है ना। BOUGEET, सॉरी EET, तो बूजट से बना है। और इस बूजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। क्या होता है? चमड़े का थैला। जैसे आपने देखा होगा कि आपके पास भी जो पर्स होते हैं, है ना, हर आदमी के पास पर्स होते हैं, उसमें कुछ पैसे रखे होते हैं। तो कुछ लोगों के पास देखिएगा चमड़े का होता है, उसमें जो पैसे रखे होते हैं ना वो भी आपका एक तरह का लेन देन ही है उसमें, है ना। किसको कितना देना है और कहां से पैसे लेने हैं, वही चीज तो होता है चमड़े के थैले में। तो जो ये बजट है, बजट को हम बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, एक वर्ष का लेखा जोखा। क्या करना है, कहां से पैसा आएगा, कहां जाएगा, बजट में यही इन्हीं सब बातों का उल्लेख होता है। चलिए अब समझते हैं कि इसका वर्णन कहां मिलता है। तो देखिए, वर्णन दो तरह से मिलेगा। आर्टिकल 112 की बात करें अगर हम, संविधान के आर्टिकल यानी अनुच्छेद 112 की बात करूं मैं, तो यह संघ का बजट बताता है। कहां? संघ का, यानी देश का, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आर्टिकल 202 का, आर्टिकल 202 का, तो यह राज्य बजट की बात करता है। तो अभी जो झारखंड ने बजट मतलब जो प्रकाशित किया वो किस आर्टिकल के तहत किया? तो आर्टिकल 202, ये भी आप याद रखिएगा। बजट को पेश कौन करता है? वित्त मंत्री करते हैं। बजट को रखवाता कौन है? विधानसभा या विधान मंडल में रखवाता कौन है? तो वो रखवाएंगे यहां अगर राज्य की बात करें तो राज्यपाल, और अगर देश की बात करें तो प्रेसिडेंट, ठीक है। और बजट देखिए, सरकार का जो पैसा होता है ना, जैसे पॉइंट अगर हम बोले ना 33 पैसा, ऐसे 73.33 पैसा या रुपया जो भी लिखते हैं आप, मतलब 0.33 पैसे का भी वहां पे उल्लेख, मतलब वर्णन होता है। और उस पैसे का एक हिसाब होता है। तो यह हिसाब राज्य सरकार या केंद्र सरकार अपने अपने पास रखती है। अब सवाल यहां यह उठता है कि ठीक है ना, एक साल का बजट मैंने बना दिया, लेकिन जो पैसा आपको मिला या जो खर्च करें उस पर एक अंकुश लगाने वाला होता है संस्था। उस संस्था का नाम क्या है? तो देखिए, सेंटर में भी होता है और यहां भी होता है। उसको बोलते हैं कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। हमने क्या बोला? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ऑडिटर जनरल, ठीक है ना। ये कैग जो है यही है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या करता है? राज्य में या केंद्र में, अगर मैं कैग की बात कर रहा हूं तो वो जो भी राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है उसके पैसों के पूरे लेन देन का डिटेलिंग रखता है, ठीक है। यानी एक तरह से अगर देखा जाए, सरकार के पैसे का अपव्यय रोकने का काम कौन करती है? तो कैग करती है। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बजट जो होता है एक वर्ष का आय व्यय का लेखा जोखा होता है, लेकिन यहां पे एक बोला गया है एक वर्ष, एक वित्तीय वर्ष बोला गया है। एक वित्तीय वर्ष का आय व्यय का लेखा जोखा होता है। बजट एक वित्तीय वर्ष के आय व्यय का लेखा जोखा होता है। अब वह वित्तीय वर्ष क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के काल को हम क्या बोलते हैं? वित्तीय वर्ष बोलते हैं। यह भी याद रखिएगा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। देखिए थोड़ा हम हिस्ट्री में चलते हैं। बजट पढ़ रहे हैं तो तरीके से ही पढ़ लीजिए, ठीक है। झारखंड के बजट पे आएंगे। यहां मैंने आपकी सुविधा के लिए एक फिगर लगाया है, तो एक ध्यान दीजिएगा। मैं इसको मैं पढ़ के अच्छे से समझा दूंगा आपको, डोंट वरी, टेंशन ना ले। कुछ लोग देख के ये सोच रहे होंगे पता नहीं पेपर कहां से आ गया, है ना। टेंशन नहीं लेना, समझाते हैं। सबसे पहले आते हैं हिस्ट्री में। 1733 ईस्वी की बात है, तब 1733 ईस्वी की बात है, तब हमारा जो भारत है वो ब्रिटेन के अधीन था। 1733 में ब्रिटेन के अधीन था। तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री, उनका नाम था रॉबर्ट वालपोल। रॉबर्ट वालपोल, ठीक है ना। तो ये जो वित्त मंत्री और पीएम थे ब्रिटेन के, इन्होंने देश की आर्थिक स्थिति का एक लेखा जोखा रखा था और चमड़े के बैग में, ध्यान दीजिएगा मैं जो बोल रहा हूं, चमड़े के बैग में रखकर लाए थे। इसी कारण इसको बजट कहा गया। और वहीं से चमड़े के बैग में ही प्रथा चल गई कि वहीं से चमड़े के बैग में, जैसे स्टार्टिंग कहां से हुआ, तो पहली बार बजट पेश इन्होंने ही किया था, रॉबर्ट वालपोल ने। अब मैं अगर भारत की बात करूं, मैं जरा इसको मिटा दूं, एक बार आप लोग देख लें जरा, ओके।
जरा मैं इसे मिटा दूं, उसके बाद में लिखने को जगह हो जाएंगे, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत में एक डेट याद रखिएगा, 18 फरवरी 1860 ईस्वी, ठीक है ना। ये डेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बजट प्रस्तुत करने का जो जिम्मेदारी या श्रेय कहिए वो जाता है जेम्स विल्सन को। किसको? जेम्स विल्सन को। ये कौन थे भाई? तो जेम्स विल्सन उस समय लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में, आप सभी को पता होगा 1857 की जब क्रांति हुई थी, यानी सिपहिया विद्रोह जिसे आप कहते हैं, उस समय भारत के जो हेड थे वो लॉर्ड कैनिंग ही थे। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही सिपाही विद्रोह हुआ था, जस्ट उसके बाद 1860 आता है, ठीक है। तो इस समय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में एक वित्तीय लॉर्ड कैनिंग के कार्य में एक वित्तीय सदस्य थे, मतलब अगर हम बोले वित्तीय सदस्य थे, कौन थे? जेम्स विल्सन। इन्होंने ही भारत में सर्वप्रथम बजट पेश किया था 18 फरवरी 1860। जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का जनक या प्रणेता कहा जाता है। भारतीय बजट का जनक या प्रणेता का, ये बात एक ही है ना, कहा जाता है। किसे? जेम्स विल्सन को याद रखिएगा। 1920-21 के दरमियान एक व्यक्ति थे, अंग्रेज अर्थशास्त्री, जिनका नाम था विलियम एकवर्थ। उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठन किया गया, 10 सदस्यीय समिति गठित किया गया, और उस 10 सदस्यीय समिति ने अपनी सिफारिश दी। उस सिफारिश के आधार पर 1924 ईस्वी को रेल बजट को अलग किया गया। तो एक तो हो गया रेल बजट, दूसरा हो गया आम बजट, ठीक है ना। तो क्या किया गया? आम बजट से रेल बजट को अलग कर दिया गया। पहले यहां तक, यानी 1923 तक अगर मैं बोलूं तो क्या होता था? एक ही में बजट आता था, ठीक है। तो 1924 में जो ये समिति थी, जिनका नाम था विलियम एकवर्थ समिति, उन्होंने 10 सदस्यीय टीम जो बनाई थी उसकी संस्तुति के आधार पर, और 1924 में आम बजट से रेल बजट को अलग कर दिया गया। ये डेट याद रखिएगा बहुत अच्छे से, ठीक। अब अगर यह पूछा जाए, इस समय तो भारत परतंत्र था, लेकिन अगर यह पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का, मतलब हम जब आजाद हुए, ठीक है ना, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट, ठीक है ना, प्रथम बजट किसने पेश किया था और कब पेश किया था? तो ये देखिए 26 नवंबर 1947। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। और इनका नाम था वित्त मंत्री आर के सनमुखम। एक बार फिर से लिख देता हूं, आर के षणमुखम। इनका नाम था चेट्टी, सेट्टी मत कह दीजिएगा, सुनील सेट्टी नहीं है ये, चेट्टी ने पेश किया था। ये कौन थे? वित्त मंत्री थे। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? अगर मैं पूछूं सबसे पहली बार जो बजट लाया 1773 में, वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री सह वित्त मंत्री, जिनका नाम था रॉबर्ट वालपोल, ठीक। भारत में सर्वप्रथम किसने लाया था? तो 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन लाए थे, इसलिए इनको भारत में बजट का जनक माना जाता है, ओके। अगर मैं बोलूं स्वतंत्र भारत में पहली बार बजट किसने पेश किया था, तो 26 नवंबर 1947 को आर के सनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। ये वित्त मंत्री थे, ठीक। यहां तक बात समझ में आ गई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बजट संबंधी चीज। अगर आपसे यह पूछा जाए कि गणतंत्र भारत गणतंत्र कब हुआ था, जरा कमेंट करिएगा। आप लोग कमेंट में कंजूसी क्यों करते हैं? किया कीजिए ना, मजा आता है। मेरे साथ मजा तभी आएगा जब आप थोड़ा सीरियस पढ़िएगा, है ना। बाकी टाइम पास मत कीजिए, बढ़िया से पढ़िए, आपको जॉब लेने हैं, है ना। गणतंत्र भारत का पहला जो बजट पेश किया गया था 1950 में, वो पेश किए थे जॉन मथाई ने। किसने? जॉन मथाई ने। तो जॉन मथाई भी आप डेट याद रखिएगा। और इन्होंने पहली बार हिंदी में बजट पेश किया था। क्यों? अंग्रेज तो अंग्रेजी बोलते थे, अंग्रेजी जानते थे, तो अंग्रेजी में बजट पेश करते थे। इन्होंने पहली बार मैं लिख देता हूं, फर्स्ट बार हिंदी में बजट पेश की गई। कहां? हिंदी में। तो यही जॉन मथाई के टाइम में, यहां, इसके पहले अंग्रेजी में छपते थे। बजट आमतौर पर 28 या 29 फरवरी, आप सभी को पता है लीप ईयर की वजह से 28-29 होता है, को पेश करते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि ये 1 फरवरी को पेश किया गया। और ये कब हुआ? तो ये मोदी जी के कार्यकाल में हुआ, 2017-18 में। ये पहली बार पेश किया गया था 1 फरवरी को, याद रखिएगा। और ये 1 फरवरी को कब पेश किया गया था? तो 2017 में, ओके, 2017 में। 2017-18 के लिए जो बजट आया था 1 फरवरी 2017 को आ गया था।
4 पीएम ऐसे रहे, ये मत सोचिएगा कि सर आप बजट झारखंड का निकाल के ये पढ़ा रहे हैं, आपको बजट संबंधी इतनी चीजें तो आनी चाहिए। 4 पीएम ऐसे रहे, है ना, ऐसे रहे जो वित्त मंत्री भी रह चुके, ठीक है। वित्त मंत्री का काम क्या होता है? बजट पेश करना, है ना, फाइनेंशियल चीजों को देखना। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, मोरा मन। अब देखिए मन नहीं लग रहा है, सही में आज मेरा एक्चुअली मन नहीं लग रहा है, थोड़ा अजीब लग रहा है। तो मोरा मन मतलब मेरा, मोरा मतलब मेरा, मोरा मन नाथ, नाथ मतलब होता है प्रभु, मालिक, है ना। नाथ के चरण में, जो महिलाएं इस वीडियो को देख रही होंगी, आपके नाथ भगवान या परमेश्वर जो भी बोलिए पति है ना। चलिए, ये है मोरारजी देसाई। कौन है? मोरारजी देसाई। मन मतलब मनमोहन सिंह, ठीक है, मनमोहन सिंह। नाथ मतलब होता है आपका विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। और चरण मतलब होता है चौधरी चरण सिंह, ठीक है, चौधरी चरण सिंह। तो ये 4 पीएम ऐसे रहे। और मोरारजी देसाई का तो 10 बार बजट पेश किए हैं, 10 बार, सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले पीएम जो और सह वित्त मंत्री जो रहे हैं, पीएम सह वित्त मंत्री, वो मोरारजी देसाई। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा मोटा मोटी, ये है आपका बजट से संबंधित चीजें। अब आते हैं हम मेन यहां पे झारखंड बजट पे। अब झारखंड बजट पे आते हैं। बजट को क्या क्या बोलते हैं? अब आप बहुत सारा चीज सीख गए होंगे। बजट को बोलते हैं लोकवित्त या वार्षिक वित्तीय विवरण। कब होता है वार्षिक वित्तीय विवरण? अगर मैं बोलूं वार्षिक वित्तीय विवरण अगर बोलूं, एक वित्तीय वर्ष कब होता है? तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च। चीजों को याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बजट देखिए 2021-22 के लिए झारखंड का यह 22वां बजट है, याद रखिएगा। पेश कब किया गया था? तो बुधवार 23 मार्च 2021 को पेश कब किया गया? बुधवार को, डेट था 23 मार्च 2021 को। वित्त मंत्री थे रामेश्वर उरांव, ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। अपना सेकेंड बजट पेश किया इन्होंने, ठीक, इतनी बातें याद रखिएगा। अब आते हैं यहां पे, कुल राशि कितनी है बजट की? इस बार बजट जो है उसकी कुल राशि है 91,277 करोड़ रुपए, यानी 91,277 करोड़ रुपए हैं आपके टोटल बजट में मिले हुए। ये है बजट। अब इसमें जो है 2021-22 यहां पे 2020-21 होगा, मतलब जो पिछला साल था वो बजट कितना रहा था? तो पिछला साल रहा था 86,370 करोड़ रुपए। ग्रोथ कितने का हुआ, कितना बढ़ा इस बार बजट में? तो 4907 करोड़ रुपए या 5.68% कह लीजिए खर्चा। अब देखिए, जो ये पैसा है, जो ये अनुमान लगाया गया है कि हाँ भाई चलिए बजट हमारे पास इतना आएगा और खर्चा हम ऐसे ऐसे करेंगे, कहां कहां आएगा अभी वो दिखाएंगे, कैसे कैसे आएगा इनको। 91,277 करोड़ जो रुपए हैं वो कहां से आएंगे वो देखिएगा। अब ये खर्चा 2 टाइप से करेंगे, कैसे कैसे? एक तो राजस्व व्यय जिसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा है पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोनों को समझाते हैं, बारी बारी समझिएगा। सबसे ज्यादा जो खर्च करेंगे हम वो राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहां 75,755.01 करोड़ रुपए, ठीक है, ये करोड़ में है, ऊपर करोड़ लिखा हुआ है। और पूंजीगत व्यय जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो होगा 15,521.99 करोड़ रुपए। दोनों को जोड़ने पे 91,277 करोड़ रुपए आएंगे। अब सवाल ये उठता है कि राजस्व व्यय होता क्या है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है? तो ऐसा व्यय जिसमें परिसंपत्तियों का, ठीक है ना, निर्माण ना हो, ना ही देयताओं में कमी आए। अब यहां एक वर्ड आता है परिसंपत्ति और देयता। देयता मतलब होता है धन चुकाना, मतलब ऐसा व्यय जिसमें कोई धन नहीं चुकाना है ना कर्ज अदा करना है, पहला तो देयता। परिसंपत्ति मतलब एक स्वामित्व का मूल्य जो कैश में रूपांतरित हो सके, जैसे भवन है ना, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बिल्डिंग है, या फिर जो भी चीजें हैं जो जिनका मतलब कैश में रूपांतरण हो सके, है ना, वो चीज। जैसे कैश और जो आपका मुद्रा है वो भी एक परिसंपत्ति है। तो जैसे ब्याज अदायगी इसमें आएगा, किसमें? राजस्व में ब्याज अदायगी कर दिए, है ना, वृद्धावस्था पेंशन दे दिए, वेतन, सब्सिडी, राज्यों का अनुदान, ठीक है, ये सारा चीज हम दे दिए। अब आते हैं पूंजीगत व्यय में, 15,521.99 करोड़ रुपए जो खर्च होंगे। सरकार का ऐसा व्यय, सरकार ऐसे जगह व्यय करेगी जिससे या तो परिसंपत्तियों में वृद्धि आए या तो देयताओं में कमी आए। और यहां पे तक क्या था, परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब कि ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल फायदे के लिए होगा, ठीक है। बाकी अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला चीज इकोनॉमिकल फायदा होगा इसमें। निवेश, अब जैसे हम इन्वेस्ट किए कहीं पे तो हमको फायदा होगा ना, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं। ऋण वितरण, अगर हम लोन दे रहे हैं तब भी हमको प्रॉफिट, जैसे बैंक लोन देती है तो बैंक को क्या फ्री में थोड़े लोन दे देती है आपको, वो परसेंटेज लेती है। भूमि, भवन, शेयरों की खरीद, कोई शेयर खरीद रहे हैं, है ना, वो मशीनों पर व्यय कर रहे हैं तो उससे आपको फायदा है। तो ये सारी चीजें हैं पूंजीगत व्यय में, ठीक।
दोनों चीजें मैंने समझा दिया है ना। अब आते हैं यहां पे, सरकार को राजकोषीय घाटा कितना हुआ, तो 10,210 करोड़ रुपए। राजकोषीय घाटा होता क्या है, कुल व्यय। देखिए घाटा क्या होता है, समझिए घाटा क्या होता है, जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं, 100 रुपया लगाए, ठीक है ना, 100 रुपया लगाए आप और मिला आपको 90 रुपए, तो आप 10 रुपए घाटे में है। मतलब जितना कुल खर्चा माइनस मतलब कुल आय माइनस कुल व्यय, बस वही चीज तो करना है। तो कुल व्यय, व्यय में क्या क्या, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, जो भी आप किए, जैसे यहां राजस्व और पूंजीगत व्यय जो कीजिएगा, यानी जितना आप खर्च किए। कुल प्राप्ति में कितना, राजस्व प्राप्ति कितना हो रहा है और पूंजीगत प्राप्ति कितना हो रहा है, उधारी छोड़कर, उधारी वाला मत जोड़ लीजिएगा। तो ये होता है आपका राजकोषीय घाटा। ठीक, एक बार फिर से समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की दुकान है, ठीक है ना, दुकान में उन्होंने कुल खर्चा किया। एक व्यक्ति का दुकान है, मैं यहां पे एग्जांपल समझा दे रहा हूं, उसने 20,000 रुपए लगाए दुकान में 20,000 रुपए लगा दिए। ठीक, अब उसको मतलब जो है बेचा 10,000 का, एक जगह 10,000 बेचा सामान, एक जगह बेच दिया 15,000 का। अब कहिएगा सर मान लीजिए 15,000 नहीं 8,000 बेच दिया, 8,000 तो 18,000 बेचा, लेकिन 18,000 बेचने में इसको 2,000 उधारी है, ये 2,000 उधारी, इसको मिला नहीं पैसा, ये उधारी है। तो अगर आप बोलेंगे कि लगाया किसने, इसने व्यय कितने किया दुकान पे, तो 20,000, और इसको प्राप्ति कितना हुआ, तो 10,000 का सामान बेचा, इस पे प्रॉफिट मान लीजिए 1,000 हुआ और इस पे प्रॉफिट 1,000 हुआ, ठीक है ना। तो 11 और 9 20, ठीक है ना, लेकिन 2,000 ये उधारी लिया है, तो 20 में से 2 गया 18, तो इसका 2,000 घाटा में है, ये यही है घाटा। मतलब इसको उधारी को हटा देना है आपको। मोटा मोटी मैंने एग्जांपल समझाया, बाकी आप तो बहुत समझदार हैं, आप लोग समझ जाइएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीडीपी का कितना रखा गया है, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 9.5। अब देखिए ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया जाए मैं भारत में रहता हूं, मैं कहां रहता हूं, भारत में रहता हूं, झारखंड के छोटे से जगह पलामू जिला में, ठीक है। चलिए खैर, भारत में रहता हूं मैं, भारत का क्या हूं, नागरिक हूं। मेरा एक भाई है जो रहता है कहां पे, चलिए भाई अमेरिका ही ले चलते हैं, अमेरिका में। यहां पे मेरा कौन रहता है, ब्रदर, ठीक है, ब्रदर रहता है। ये भी कौन है, इंडियन है, इंडियन नागरिकता इसको मिला है ना, भारत का नागरिक है ये, लेकिन अमेरिका में रहता है। एक कंपनी है नोकिया, ये है फिनलैंड की कंपनी, यहां पे मैं लिख देता हूं फिनलैंड से आई और भारत में व्यापार कर रही है। नोकिया यहां आई और फिनलैंड में। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का यानी सकल घरेलू उत्पाद जो होता है, जीडीपी बराबर, समझिए भारत में जो भी प्रोडक्शन होगा भारत में, चाहे वो भारत के नागरिक करे, चाहे ये कौन है, विदेशी, लेकिन ये भारत के सीमा के अंदर हो। भारत की सीमा कितनी है, मतलब टोटल जो एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इस भौगोलिक क्षेत्रफल के अंतर्गत आना चाहिए। वो भारत की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आने वाले वैसे व्यक्ति जो भारत के हो या किसी भी विदेशी जगह के हो, इनके द्वारा जो प्रोडक्शन होगा उसको बोलते हैं जीडीपी, ठीक है, जीडीपी। एक होता है आपका जीडीपी के अतिरिक्त मैं बताता हूं जरा सा, होता है आपका जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मैं उसको भी थोड़ा सा डिस्कशन करता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। जीएनपी, तो जीएनपी होता क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। यहां पे राष्ट्र वाला बात आ गया, यहां पे आएगा घर में कोई भी रह रहा है कोई मतलब नहीं, या वो फिनलैंड का हो, स्विट्जरलैंड का हो, अमेरिका का हो, भारत की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, भारत हो चाहे विदेशी हो, अगर अपने उत्पाद को दे रहे हैं उस प्रोडक्शन को, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक, लेकिन इसी को एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिए मैं हूं यहां पे इंडियन, मेरा भाई कहां रहता है, अमेरिका में, ये पैसे कमाता है, ये भारतीय है, भारत भाई यहां पे रहता है मेरा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे फिनलैंड नोकिया भी है, भौगोलिक सीमा ये है, तो मैं उत्पादन करूंगा, मेरा भाई भारतीय है, अमेरिका में उत्पादन करेगा, और ये तो अगर राष्ट्रीय और सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है आपको, तो जीडीपी में ध्यान दीजिएगा, जीएनपी में जीडीपी घटा, मतलब ये विदेशी वाले को हटा देंगे, इसको जोड़ेंगे, क्योंकि ये भारतीय है। कहने का मतलब कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वैसे उत्पाद आते हैं जो केवल भारतीयों द्वारा अर्जित हो, चाहे वो विदेश में हो या भारत में हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक, चलिए खैर बहुत ज्यादा बढ़ गए, अब आगे आते हैं इस पे। ये सब चीजें को समझिए पहले, बजट में यहां पे क्या मिला। अब देखिए गठबंधन सरकार है, आप सभी को पता है ना, तो बजट में क्या क्या मिला, झामुमो यानी हेमंत सोरेन, सीएम हेमंत सोरेन रखे हैं अपने पास बजट में 44,348 करोड़ रुपए।
और ये कौन कौन सा विभाग देखते हैं, तो पथ निर्माण, भवन, जल संसाधन, नगर विकास, उच्च शिक्षा और ऊर्जा, उद्योग, भू राजस्व विभाग, ये देखते हैं। कौन? झामुमो के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, इन्होंने सबसे ज्यादा पैसा अपने पास रखा हुआ है। जो हमारे वित्त मंत्री हैं रामेश्वर उरांव, उनके मतलब वित्त संबंधी मामलों के लिए कितने पैसे इनको मिले हैं? 2528 करोड़ रुपए। ठीक, चलिए इनको देखना है वित्त विभाग, वाणिज्य, खाद्य सार्वजनिक वितरण, उपभोक्ता मामला वगैरह वगैरह। चलिए ये तो मैं एक बार पढ़ देता हूं इसको ताकि आपके भी दिमाग में आ जाए। तो ये है कांग्रेस, सॉरी झामू वाले, और इधर है कांग्रेस वाले, और राजद के बेचारे एक लौते हैं सत्यानंद भोक्ता, जिनको सबसे कम मिला है पैसा 445 करोड़ रुपए। यह श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग को देखते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए बजट में जो दूसरे मतलब जो सबसे टॉपर रहे मामले में, तो वो है ये क्या नाम है, आलमगीर आलम। इनको मिला ग्रामीण विकास और ग्रामीण कार्य, इसके लिए इनको मिला 12,922 करोड़ रुपए। ठीक, चलिए अब देखते हैं स्कूली शिक्षा और साक्षरता मतलब एजुकेशन को लेके 11,455 करोड़ रुपए ये अपने पास रखे हैं। कौन? जगन्नाथ महतो। जोबा मांझी के खाते में है 5324 करोड़ रुपए। महिला और बाल विकास विभाग, ये जोबा मांझी। चंपाई सोरेन SC ST कल्याण और परिवहन 1901 रुपए अपने पास बजट में रखे हैं। मिथिलेश ठाकुर इन्होंने रखा है 3372 करोड़ रुपए। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ये इनके अंडर में है। हफीजुल हसन ये रखे हैं अल्पसंख्यक कल्याण पर्यटन खेलकूद। अल्पसंख्यक कल्याण पर्यटन खेलकूद इन्होंने 479 करोड़ रुपए रखे हैं। ठीक, अब आते हैं यहां बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य आपदा प्रबंधन विभाग, इसके लिए पैसा कितना रखे हैं? 4433 करोड़ रुपए। ठीक, रामेश्वर उरांव अपने बजट में रखे हैं 2528 करोड़ रुपए। और बादल पत्रलेख यह है कृषि पशुपालन और मत्स्य विभाग के लिए रखे हैं 4064 करोड़ रुपए। अब आते हैं रुपया आएगा कहां से भाई? 91,277 करोड़ रुपए का जो बजट बनाया गया है, तो ध्यान दीजिए सबसे ज्यादा इनको जो पैसा आने हैं वो है कर राजस्व और केंद्रीय सहायता। अगर मैं इसमें बात करूं कर राजस्व की, तो वो है 23,265.42 करोड़ रुपए। देखिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम पर्पस से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं अभी डाटा पढ़ूंगा, अभी जो पढ़ रहा हूं। राजस्व कर 25.49%, ये इनका आएगा 23,265.42 करोड़ रुपए यहां से। उसके बाद आते हैं ये केंद्रीय कर में हिस्सेदारी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है उसमें हिस्सेदारी राज्य को जो मिलता है उसमें 24.16% यानी 22,050.10 करोड़ रुपए। ठीक है, केंद्रीय सहायता, अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मोदी सरकार सहायता देगी, कितना इनका 17,891.48 करोड़ रुपए यानी 25.49। उसके बाद आता है गैर कर राजस्व। गैर कर राजस्व में आएगा 14.79% यानी 13,500 करोड़ रुपए। ओके, उसके बाद आता है लोक ऋण मतलब पब्लिक जो ऋण देती है वो 14,500 रुपए यानी 15.89%। और उधार और अग्रिम वसूली यह 0.07% यानी 70 करोड़ रुपए। तो इतने पैसे यहां आएंगे इन्हें। ठीक है, तो बजट संबंधी अब रुपया जाएगा कहां, लाएं आप, जाएगा कहां? तो ध्यान दीजिएगा सबसे जो ज्यादा यहां दिखाया गया है इस फिगर में वो है 14.52%, वो है एजुकेशन में जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा इस बार जो बजट आया है उसमें सबसे ज्यादा जो मतलब बात किया गया है ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूती देने का। हेमंत सोरेन सरकार ने खुद कहा है कि गांव का विकास होगा। गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, है ना, बहुत तरह की चीजें हैं, गांव का विकास बहुत ज्यादा है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की बात की गई है, ये भी याद रखिएगा। रुपया जाएगा कहां? तो शिक्षा में 14.52, ग्रामीण विकास में 14.16%, है ना। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इन्होंने उच्च शिक्षा में कटौती की है, बाकी तो ठीक है अपनी जगह। पुलिस और आपदा प्रबंधन में 8.33%, और सामाजिक कल्याण के लिए 8.05%, पेंशन के लिए 7.45%, कृषि क्षेत्र के लिए 6.28%, शहरी विकास और पेयजल के लिए 3.10%, ऊर्जा के लिए 4.78, ब्याज के लिए 6.78, स्वास्थ्य के लिए 8.55%, और रोड और ट्रांसपोर्ट के लिए 4.77%, और कर्ज वापसी के लिए जाएगा 5.22%, और अन्य के लिए जाएगा 4.26%। ये भी आप याद रखिएगा। अब आते हैं कि मेन इसमें जो चीजें हैं, जो मेन चीजें बताई गई हैं बजट में। सरकार ने देश में पहली बार, भारत में ऐसा पहली बार एक राज्य है झारखंड, जहां पे सार्वभौमिक पेंशन योजना यानी यूनिवर्सल स्तर पे शुरू की जाएगी, और उसके लिए ऐलान हेमंत सोरेन सरकार ने कर दी है। उसमें बोला गया है 365 करोड़ रुपए। कितने करोड़ रुपए? तो 365 करोड़ रुपए इसमें रख लिए गए हैं।
ठीक है ना, करोड़ रुपए किसके लिए? तो सार्वजनिक पेंशन योजना के लिए। सार्वजनिक पेंशन योजना, सार्वजनिक पेंशन के माध्यम से उन मतलब वृद्धों को सहायता राशि दी जाएगी, मतलब पेंशन दी जाएगी जो 60 वर्ष से ऊपर, मतलब 60 वर्ष पूरी कर चुके हों। लाभ इसका किसको किसको मिलेगा? केवल वृद्ध हो, विधवा हो, अनाथ और दिव्यांग, इन सबको मिलेगा। तो खैर ये मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा काम हुआ है और ये बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि बुढ़ापा में लोग सहारा नहीं बनते हैं, दिव्यांगों का भी कोई सहारा नहीं होता है जल्दी, विधवा अनाथों का भी नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छा मतलब पहल है झारखंड सरकार का। झारखंड में बनेगा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये भी ऐलान किया गया है। पंचायत समिति के लिए 304 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। पंचायत समिति जानते हैं आप, पंचायती राज व्यवस्था की दूसरी कड़ी है। ऊपरी कड़ी कौन सी है? जिला परिषद, फिर बीच में पंचायत समिति और फिर नीचे में ग्राम पंचायत, ठीक है ना। गौ मुक्ति धाम योजना की शुरुआत की जाएगी। गौ मुक्ति धाम में क्या किया जाएगा? जैसे गाय बीमार है तो उसका देखरेख करो, गाय अगर जैसे मर गई तो लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उसके लिए उचित व्यवस्था, पोषाहार दिया जाएगा, मतलब गांव की रक्षा के लिए ये तो बहुत अच्छा काम है ना। 3 लाख महिलाओं को स्व सहायता समूह से जोड़ा जाएगा ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें, ठीक है। तो महिलाओं के लिए भी किया गया है। राज्य के सभी गांवों में एक एक खेल क्लब, जिसका नाम होगा सिद्धू कान्हू खेल क्लब, उसकी स्थापना की जाएगी। किसानों को ऋण माफी के लिए 1200 करोड़ रुपए रखे गए हैं। चलो भाई, किसान का जो बहुत ज्यादा लोन हो जाता है और जिससे आत्महत्या जैसी नौबत आती है, तो 1200 करोड़ रुपए किसान ऋण माफी के लिए। ट्राइबल और ओपन यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। मेडिकल कॉलेज खोलने की भी बात चली है। खैर बहुत अच्छा काम भी हुए हैं। रजरप्पा और लुगुबुरु, ये 2 जो जगह हैं वो पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होंगे, है ना। मनरेगा मजदूरी जो बढ़ाकर कर दिया गया 225 रुपए, 194 से 225 रुपए बढ़ाकर कर दिया गया है, ये तो भी बहुत अच्छा काम हुआ है। अन्नपूर्णा योजना के तहत 49,371 लोगों को निःशुल्क राशन दिया जाएगा, है ना। 15 लाख लोगों को 1 रुपए की दर से 5 केजी चावल प्रति महीना देने की बात की गई है। और गुरुजी किचन योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके अतिरिक्त बहुत सारी बातें हैं बजट में जो की गई है, ठीक है ना। तो बजट संबंधी ये सारी बातें आप याद रखिएगा। और जब एमसीक्यू में बनाऊंगा बजट संबंधी, चाहे और भी जो करंट अफेयर्स के एमसीक्यू कराऊंगा या फिर कभी टेस्ट वगैरह लूंगा, तो उसमें और भी इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट मुझे लगेंगे मैं आपका समाहित कर दूंगा उस वीडियोज में। तो आज का वीडियो देखिए। और लाइफ में एक चीज हमेशा याद रखिए कि मुश्किलें तो बहुत आती हैं लेकिन चट्टानों को हिलना नहीं चाहिए। मुश्किलें तो बहुत आती हैं, चट्टानों को हिलना नहीं चाहिए। अरे तू आज जिस राह पे चल पड़ा है, लोग तरसते होंगे चलने के लिए, तो आप अपने लाइफ में चलते रहिए। आप जिस राह पे चल रहे हैं वो राह बहुत ही कठिन तो है, लेकिन इतना आने वाले टाइम में आपके साथ अच्छा होगा कि आप खुद भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो चीज़ों से घबराएं नहीं, अपने लाइफ में थोड़ा खुश रहें, कामों को सीरियसली करें। और कभी कभी हाँ, ये भी एक कमेंट आता है कि सर वीडियो डेली डालिए। कभी कभी देखिए ऐसा होता है कि बहुत सारे काम होते हैं तो निपटाते और वीडियो चूंकि मुझे जब देने होते हैं तो मैं सोचता हूं कि थोड़ा आपको बेहतर तरीके से दूं, तो इस पे काम बहुत सारे होते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। तो इन सब चीज़ों से निपटारा होने के बाद फिर आपका मतलब वो वीडियो बनाने का प्रोसेस चलता है। काम मैं ये बता देता हूं, मैं कोई और काम नहीं, मतलब यही सब नोट्स बनाना, आपके लिए पीडीएफ जो आपका डिमांड था उन सब चीज़ों को तैयार करना, चैनल से संबंधित चीज़ों को देखना, है ना, ये सब काम होते हैं। तो काम आप कीजिए, काम आपको खूब मिलेंगे। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको खूब पढ़ना है और झारखंड स्पेशल पढ़िए, फिर जीएस पढ़िए। और बहुत जल्द ही मैं आपको वो भी करा दूंगा पेपर 2 जो है, मतलब झारखंड राज्य विशेष जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, तो मैं वो भी कराऊंगा। तो आप अपने लाइफ में बिल्कुल स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।